अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोगों के दिन का आगाज़ बहुत ही अच्छे और मुस्बत तरीके से हुआ होगा। और मदीहा नकवी, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत मेरी थोड़ी बेहतर है, लेकिन ना ये मुझे लगता है सब किसी ना किसी आजकल कुछ वायरल प्रॉब्लम चल रही है और समझ में नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम है। मतलब बॉडी में तकलीफ़ है, बुखार हो रहा है, कुछ लोगों को बेचारों को नज़ला ज़ुकाम भी साथ में है, क्योंकि ना मौसम सच्ची समझ में नहीं आ मौसम रहा। चेंज हो रहा है। बेसिकली होता ये है कि जब आप समझते हैं कि मौसम गर्म हो गया, ऐसे में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। और ख़ास तौर पर शाम के औकात में हम ये देखते हैं, रात को ओस पड़ती है और ऐसी ओस पड़ती है कि आपको जी, लगता है कि सब कुछ भीगा हुआ सुबह है। फॉग होती और है। मतलब बहुत ही ज़्यादा। और मुल्क के कुछ इलाकों में तो अभी भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है, लेकिन सियासी माहौल जो है वो एक बार फिर गर्म होता दिखाई दे रहा है। बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि जब से ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, तब से एक दिन भी इनको तहरीक इंसाफ ने भी और मुआशी हालात ने भी सुकून का सांस लेने नहीं दिया। और इनकी अपनी कारकर्दगी भी ज़ाहिर है कि ऐसी ही रही है। कि वैसे खान साहब की ये स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी है कि वो टिक कर अपने मुखालिफिन को बैठने नहीं देते, वो संभलने नहीं देते। वो संभलने नहीं देते और एक तरीके से उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड भी कायम किया। अगर देखें स्पेसिफिकली जब उन पर कातलाना हमला हुआ तो उसके बाद ऑफकोर्स उन्होंने कुछ दिनों तो फिर हमने रेस्ट भी किया, लेकिन फिर वो मुसलसल अपने कारकुनों से राब्ते में रही। रोज़ वो अपने कारकुनों से खिताब करते रहे। ना सिर्फ ये कि वो खिताब करते रहे, बल्कि वो लाहौर में भी जो ज़मान पाक में देखा कि किस तरीके से लोग उनसे मिलने जाते रहे, चाहे वो स्टूडेंट्स का विंग था, तो वो मुसलसल लोगों के साथ कांटेक्ट में रहे। बिल्कुल कांटेक्ट में रहे। और दूसरा ये है कि एक पहले हम समझते थे कि फिजिकल प्रेजेंस ही सब कुछ होती है, लेकिन खान साहब ने ये शो किया कि फिजिकल प्रेजेंस के साथ साथ जिस तरीके से वो सोशल मीडिया का पहले इस्तेमाल करते रहे, डिजिटल मीडिया को जिस तरह से उन्होंने यूटिलाइज किया। कल तो उन्हें वहाँ से अदालत से रिलीफ भी मिल गया, तो दैट इज़ रिमार्केबल फॉर हिम एज वेल। और अच्छी बात, उन्होंने एक अच्छी मिसाल कायम की, क्योंकि खान साहब खुद ये कहते हैं कि जी जो ताकतवर और जो मजलूम है उसके लिए इंसाफ का तकाजा बिल्कुल एक जैसा होता है और उसके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। और उन्होंने कल उसकी मिसाल खुद भी दी। विल टॉक अबाउट इट, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। पंजाब और केपी में इलेक्शन 9 अप्रैल को होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ऐलान के बाद मुल्क में नया सियासी मुहाज खुल गया। विफाकी वज़रा की तनकीद, इलेक्शन कमीशन ने आज अहम इजलास तलब कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हिफाजती जमानत 3 मार्च तक मंजूर। जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में इमरान खान के वकील ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। इमरान खान ने बताया कि पटिशन उनके इल्म में लाए बगैर दायर की गई। कौमी असम्बली में ज़िमनी मालियाती बिल मंजूर। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए गए। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज इजलास से गैर हाजिर। ऐवान का कोरम भी पूरा नहीं था। महंगाई ने आवाम के दस्तरखान की रौनक छीन ली। चिकन को किचन तक लाना महंगा पड़ गया। मुर्गी का गोश्त आवाम की पहुंच से बाहर, 650 से 750 रुपए किलो में फरोख्त। जी जनाब, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में होने वाले इंतखाबात के, जो वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, उसके लिए जो डेट दे दी है वो दे दी है 9 अप्रैल। और साथ में उनका ये कहना था कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ का और दिफा का मैंने हल्फ उठाया है। आइन और कानून इलेक्शन में 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता और इतना कि जो वक्त गुजर गया है तो फौरी तौर पे अब इलेक्शन के में तरफ जाना चाहिए। अब उसके अंदर मुतज़ाद आ रहा है। ये कहा यह जा रहा है कि आइन सदर साहब को इजाज़त देता है कि वो सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शंस के लिए ऐलान करें। और सूबाई असम्बलियों के लिए गवर्नर साहिबान मौजूद हैं, तो ये उनकी इस्तेदाद है कि वो इस पर इस हवाले से ऐलानात करें। तो ये कमर दिलशाद साहब की भी हमने गुफ्तगू सुनी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग। काशिफ अब्बासी अच्छा, साहब अब लेकिन मसला ये भी तो है ना कि अगर गवर्नर जो है वो असेंबली तहलील करने के प्रोसेस में नहीं होते, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि उन्होंने मंजूरी नहीं दी थी और फिर खुद ब खुद जो असेंबली 48 आवर्स के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो गई थी, तो फिर गवर्नर का ये नहीं बनता कि गवर्नर जो है वो इलेक्शन की डेट दे। तो फिर ये तमाम तर वो कहते जी या तो इलेक्शन कमीशन, और कल तो इनफैक्ट मैं ये भी सुन रही थी कि निगरान जो सेटअप है ये उसकी सवाबदीद है, ये उसका काम है कि फिर उसने इलेक्शन की डेट उसने अनाउंस करनी है। लेकिन फिर उसके अंदर आ जाता है ना कि आपने 90 दिन के अंदर
हाँ, इलेक्शंस वो तो कराने कराने नो लेटर बिल्कुल। देन 90 डेज। और हाँ। फिर ये है कि अगर कोई स्पेशल सिनेरियोज ऐसे डेवलप होते हैं तो उनके लिए भी कोई तौजीहात लाजमी तौर पर हाँ। होती हैं। फिर इसके अंदर एक जो बात हमने देखी वो इलेक्शन कमीशन के हुकाम की जानिब से ये कही गई कि भाई वो अभी तो वो मरदमशुमारी भी नहीं हुई, फिर जी। वो भी साथ साथ उसके साथ डिलिमिटेशन वाला प्रोसेस भी जी, उस जी, तरीके से जी। कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें भी होनी थी, क्योंकि अच्छा ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है कि जब तक सही लोगों का शुमार नहीं होगा तो फिर उसके एग्जैक्टली हवाले से हल्का बंदियाँ नहीं होंगी तो वो बिल्कुल कैसे होगा। और ये हम उस वक्त बात कर रहे थे जब अभी बहुत टाइम रहता था, यानी कि तहरीक इंसाफ का भी टेन्योर अच्छा खासा बाकी था, 3.5 साल में। खैर वो कबल जी, वक्त चले गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जी, पहले की बात हो पहले रही की थी बात कि भाई कर लें, मर्दमशुमारी सेंसस करवा लें, अभी कुछ करवा इलेक्ट्रॉनिक लें। वगैरह शुरू तो हो रही है आज से, आज से पता है शुरू आपको? हो रही है? हाँ, आज से कुछ शुरू हो रही है ओह! इलेक्ट्रॉनिक, वो कुछ कर रहे हैं इस तरीके से, वो इंटरनेट से ज़रिए कुछ इस तरीके से वो तरीक़ेकार है कुछ। पूरा इसका भी मैं सिस्टम मज़ीद बैठ गया डिटेल देन भी व्हाट? वो फाइंड देखा ना, निकाल रहे हैं। आरटीएस बैठा था, तो फिर उसके बाद क्या फिर लोग शिकायतें करते जी, रहे थे। तो अब खैर हो ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास में शिरकत से माजरत कर ली और आइनी और क़ानूनी हक इस्तेमाल करते हुए बात यह है कि सदर साहब ने अपने तौर पर जो उनकी समझ है तो उन्होंने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक अहम इजलास तलब कर लिया गया है, जबकि इस ऐलान के बाद वफाकी वज़रा की जानिब से सदर मुमलिकत पर तनकीद की जा रही है। और इसी तमाम तर सिचुएशन के हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, एक वही सवाल जो हर आम शख्स अब पूछना चाह रहा है कि क्या मुल्क के आइनी सरबराह को ये आइनी इस्तेहकाक हासिल है कि वो सूबों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले की जो डेट है वो अनाउंस कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि गवर्नर का जो अख्तियार है वो आर्टिकल 105 में है। आपके सामने है, गवर्नर पंजाब ने कह दिया कि जी मैंने असम्बली नहीं तोड़ी इसलिए मेरा अख्तियार ही नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। ठीक है। सिमिलरली इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जी ये मेरा अख्तियार भी नहीं है। गवर्नर KPK का अख्तियार था जो उसने एक्सरसाइज नहीं किया और लिख के भेज दिया टू द इलेक्शन कमीशन के जी आप इंटेलिजेंस एजेंसी से, सिक्योरिटी एजेंसी से और तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करके डेट दे दें। मीनिंग देयर बाई उसने अपनी पावर्स एक्सरसाइज किए बगैर वो डेलीगेट करके भेज दिए हैं टू द गवर्नर, टू द इलेक्शन कमीशन। अब आता है इलेक्शन एक्ट 2017। एक बात तो तय है कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर होने हैं, इसके ऊपर कोई इबाहम नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई रीज़न नहीं, कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती है सिवाय इस बात के कि अगर कोई वैसे ही अनलॉफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करना चाहे तो उसके लिए कानून अपना रास्ता बनाएगा। अब 90 डेज में अब इलेक्शन कराने के लिए 35 डेज 36 डेज ऑलरेडी लैप्स हो चुके हैं। जी जी। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है कि जी आप इलेक्शन की तारीख लीजिए, नहीं हुई। सेक्शन 57(1) ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 ये पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बीइंग हेड ऑफ द स्टेट और उसके साथ साथ आइन के वो कस्टोडियन हैं, आइन की पासदारी का हल्फ लिया हुआ है उन्होंने। अब उन्होंने 57(1) में उनको ये पावर है कि प्रेसिडेंट डेट या डेट्स देगा जनरल इलेक्शंस की आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। अब इसमें जो कंसल्टेशन प्रोसेस है वो उन्होंने उनको ये इलेक्शन कमीशन को 2 कंसल्टेशन खतूत भी प्रोसेस लिखे। सर क्या है? ये बेसिकली एक तो हम बात करते थे, आपको याद होगा, चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए या इस तरह के आला ओहदों पे तकर्रुर के लिए वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन वाला जो चक्कर होता है, ये वही है या ये बस है कि पूछ लिया, नहीं जवाब दिया तो फिर अपनी मर्जी? नहीं, देखें इसमें मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए, लेकिन मीनिंगफुल कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि देखें एक तो होता है कि दोनों की मुशावरत से अपॉइंटमेंट होगी, जैसे चेयरमैन नैब की है या इंटरम सेटअप की होती है प्राइम मिनिस्टर की, उसका एक तरीकाकार है। अगर दोनों राजी नहीं होंगे तो फिर कमेटीज बनेगी, फिर इलेक्शन कमीशन को जाएगा। यहाँ ये चीज़ है मुशावरत। मुशावरत मीन्स कि आपने मशवरा कर लिया और मशवरा सिर्फ किसी और चीज़ पे नहीं है, सिर्फ डेट पे है कि कौन सी डेट आपको सूट करती है। अब इस केस में उन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने 2 खतूत भी लिखे, उनको कंसल्टेशन के लिए बुलाया और वो कंसल्टेशन प्रोसेस से अपने आप को आउस्ट कर गए। मीनिंग देयर बाय जो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी थी वो उन्होंने अदा की और कंसल्टेशन कर ली। फिर प्रेसिडेंट साहब ने वो तारीख दी जिसको इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी प्रपोज कर चुका था 9 and 13।
जो कि गवर्नर्स को लिख चुके थे। लेकिन सर सवाल मेरा वही है कि जैसे इलेक्शन कमीशन का भी ये मौक़िफ़ है कि सूबाई असेंबली के आम इंतखाबात के लिए जो सदर हैं वो तारीख का ऐलान नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। नहीं, उनकी राय नहीं, उनकी राय दुरुस्त इसलिए नहीं है कि सेक्शन 57 उनको सदर को अख्तियार देता है। अच्छा। जनरल इलेक्शंस मीन जनरल इलेक्शन खा वो प्रोविंशियल असेंबली के हों खा वो नेशनल असेंबली के हों, उसकी तारीख देने का अख्तियार इलेक्शन एक्ट 2017 इनको देता है। दैट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, और उनकी जो पावर एक्सरसाइज है वो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक है। असल मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन हो या गवर्नर्स हो या PDM की जमातें हों, ये तमाम वज़रा बेसिकली ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। अच्छा शुएब साहब, एक चीज़ मैं कानूनी नुक्ते पे ज़रा आपसे चाहूँगा, ये जो जहाँ से आप थोड़ा सा आपने ये कहा कि उनको आर्टिकल 57 उनको इस चीज़ की इजाज़त देता है, तो इसकी तशरीहात ज़ाहिर है आप मुख्तलिफ कर सकते हैं, कोई और कानूनदान हो वो मुख्तलिफ करेंगे। इसी वजह से तो इस चीज़ पे सारा फड्डा है। अगर ये चीज़ें इतनी क्लियर कट होती तो सब इसे तस्लीम करके बैठ चुके होते और मुख्तलिफ आरा ना होती, क्योंकि बाज़ लोग कह रहे हैं कि जी सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शन के हवाले से वो सदर साहब का इख्तियार है। आपने अभी फरमाया कि तमाम तरह इलेक्शन उसी छतरी के नीचे आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा देखें लैंग्वेज जो है लॉ की इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर मैं उसको ना मानूं तो बात अलग है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है इलेक्शंस की तारीख दे सकता है, डेट या डेट्स आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। कंसल्टेटिव प्रोसेस हो गया। डेट्स नेशनल, उसमें नेशनल असेंबली का लफ्ज नहीं है, असेंबलीज हैं। असेंबली में नेशनल असेंबली भी है, आगे एक्सप्लेनेशन में भी है, नेशनल असेंबली भी है, प्रोविंशियल असेंबली भी है। इसमें किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए बहाना बनाया जा रहा है ताकि इलेक्शन को डिले किया जा सके, या किसी ना किसी वजह से इलेक्शन की तारीख का जो तयन हो सका है उसको डिस्प्यूटेड किया जा सके। अब इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है आपकी नज़र में, अगर उनके पास फिर मजीद उन्होंने डिले करना हो या कुछ इस तरीके से, तो व्हाट कैन दे डू? देखिए इलेक्शन कमीशन तो 57 सबसेक्शन 2 के तहत पाबंद है। अब शेड्यूल देगा, सारा प्रोसेस करेगा। हाँ, अगर वो इसको नहीं मानता तो वो फिर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इस ऑर्डर को, इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करेगा कि वो कहेगा कि जनाब ये डिटरमिन कर दें, इंटरप्रेट कर दें कि क्या ये इन्होंने जो डेट दी है वो दुरुस्त है या गलत है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है और उसकी इंटरप्रेशन मांग सकता है फॉर द पर्पज ऑफ सीकिंग ए डेट कि क्या ये दुरुस्त है आइन और कानून के मुताबिक या ये दुरुस्त नहीं है। बट इट विल बी ओनली डिलेइंग टैक्टिक्स, नॉट अदरवाइज। इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा सिवाय इस बात के कि सिर्फ डिले कर सके, लेकिन डिले भी नहीं कर सकेगा क्योंकि टाइम बाउंड है ये 90 डेज में इलेक्शन कराने के। अब इनसे सवाल करें, बात यह है कि वफाकी वज़रा साहिबान हो या इलेक्शन कमीशन हो या गवर्नर्स हो, भाई इस पे तो कोई इबाम नहीं है कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, और इस पे भी कोई इबाम नहीं है कि 55-57 डेज चाहिए इस इलेक्शन प्रोसेस को मुकम्मल होने के लिए। अब कितना एक टाइम रह गया है मजीद आपने इलेक्शन नहीं कराने, और इलेक्शन ना कराने की क्या वजूहात है इनके पास? कोई वजह नहीं है। आप देख लें, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया उसको, IG को, चीफ कमिश्नर को और तमाम कंसर्न लोगों को, वजारत ख़जाना को, सब ने कह दिया कि जी हम तो इलेक्शन के लिए हक में नहीं है जी। कोई कहता है मैं पैसे नहीं दे सकता, कोई कहता है मेरे पास नफरी नहीं है, कोई क्या हीला बहाना। देखें आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के ताबे हो जाते हैं तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे, वो उनको हुक्म दे सकते हैं, उनके जरिए तमाम एड एंड हेल्प ले सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग ए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लेकिन असल मसला यह है कि इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहता इलेक्शन कराना। इंटरम सेटअप वाले जो आए बैठे हैं वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं, और जो गवर्नर साहबान हैं वो पार्टी बने हुए हैं विद द PDM, और PDM के पास तो कोई अख्तियार ही नहीं है कि वो कहें कि हमने इलेक्शन कराना है या हमने नहीं कराना, क्योंकि ये उनका काम तो है ही नहीं। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, और या इलेक्शन कमीशन का काम है या उन तमाम कंसर्न जो इंटरम सेटअप्स बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो मुआवनत करें इलेक्शन कमीशन की फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसलिए तो इंटरम सेटअप आता है। अगर वो इंटरम सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो आकर के अपने इक़्तिदार को तवालत दे सकें, तो फिर जनरल ज़ियाउल हक का वो जो 90 डेज का इलेक्शन वाली बात थी, तो फिर वो तो फिर इंडेफिनिट पीरियड के लिए चली जाएगी। और सिमिलर फिर तो 9 साल ना हो जाए। हाँ, शुएब साहब हमारे साथ तो मौजूद थे और कुछ पॉइंट्स उन्होंने भी रेस किए। इस वक्त हम आपको लिए चलते इस्लामाबाद, जहाँ पे शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पड़ा है, अगर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने तो फिर इस मुल्क में खाना जंगी होनी है, कहत होना है,
और मरियम बच्चियों की जगह है, वो कहती हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है। फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है, कौन तुम्हें लेकर आया और किस तरीके से रात के अंधेरे में आए हो। अल्लाह की शान देखो, आरिफ अलवी ने तारीख भी 9 अप्रैल रखी है, जिस रात को शबखून मारा गया। देखें, जिस रात को इमरान खान की हुकूमत पे शबखून मारा गया, वही रात आरिफ अलवी ने इलेक्शन की रखी है। मुझे पूरी उम्मीद है ये अजीम अफवाज है, अजीम इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान को बचाया जाएगा। पाकिस्तान का गरीब शहरी एड़ियाँ रगड़ रहा है, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर रहा है, और इस्लामाबाद की पुलिस जाली पुलिस मुकाबले कर रही है और हेरोइन और पाउडर और शराब बेच रही है, और जो 2 थाने बेच रहे हैं, अगर अदारों को इसका ही पता नहीं है तो फिर किस चीज़ का पता है। सो मैं कल से इमरान खान की जेल भरो तहरीक भी चल रही है। 23 को मेरा मरी में केस अगर कहें तो मैं 22 को ही गिरफ्तारी देने के लिए लाहौर से तैयार हूँ, पिंडी से तैयार हूँ, क्योंकि जब कोई हल ना निकले तो अपने ज़मीर को तो ज़िंदा रखा जाए। इंशाअल्लाह ताला हक और सच की फतह होगी। और अगर 10 मिनट की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 5 हो गए हैं, 3 सवाल कर लें। मुझे ये नहीं पता होंगे या ना होंगे, ये ढोल इनके गले में लटका रहेगा। अगर जो सियासी जमात इलेक्शन से भागती है, इसका मतलब ये है कि वो सियासी जमात नहीं है, वो माफिया। ये प्राइवेट जहाज़ों में सफ़र करें, 10 महीने का साफ़ी काम करें। एक तो ये इनके हवालात मेरे साथ चलें, आप पारा सेक्रेटेरिएट और इंडस्ट्रियल एरिया में सबको साथ दे के जाऊँगा। इनके हुकूमत खाने देखें कि इनके अंदर गरीबों के साथ क्या हो रहा है इस सर्दी में। और दूसरा ये देखें कि ये प्राइवेट लाइनों में कितनी ट्रैवलिंग हुई है और कितना अरब रुपया लगा है, और 88 वुज़रा इनमें से कह रहे हैं हम तनख्वाह नहीं लेंगे। किसी का ऐलान तो करे ना, फलाना तनख्वाह नहीं लेगा। ये गाड़ियाँ पेट्रोल से नहीं चलती, ये किसी और चीज़ से चलती हैं। फिर बिल्कुल ठीक ऐलान किया अलवी ने, आईनी और कानूनी। सेकंड सवाल, मैं तो कुरान लेकर अदालत में जाऊंगा, मुझे सजाए मौत दे दी जाए या इनका फैसला करें कि ये बदनाम ज़माना जो आप पारा पुलिस पाउडर बेचने वाला आशिक और ये इशफाक वड़ैच, इन्होंने मेरे घर डकैती की। मैं 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, 1 दफ़ा इंटीरियर मिनिस्टर रहा हूँ। ये मुझे सलूट पेश करते रहे, मुझे गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते रहे। अगर जिसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते रहे उसके घर डकैती कर सकते हैं, तो गरीब की झुग्गी को कौन बचाएगा इस मुल्क में। थैंक यू। ऑलराइट जी, शेख रशीद साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की, जिनको कल लाहौर हाई कोर्ट ने तकरीबन 3 मार्च तक उनकी जो हिफाजती ज़मानत, तकरीबन क्या 3 मार्च तक उनकी हिफाजती ज़मानत जो है वो वाक़ियतन जो है वो मंजूर कर ली है। और जस्टिस बाकिर नजफी की अदालत ने थाना संजानी मुकदमे में ज़मानत उनकी मंजूर की है। फिर दूसरी जानिब उनका एक और केस लगा हुआ था जो कहता है जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में, जिसमें वो मुतनाज़े जो साइन हुए हुए थे उस पे जो साइन, क्योंकि एक जैसे आपस में रल नहीं रहे थे साइन, तो उन पे जो समाअत हुई, तो उसमें जी इमरान खान साहब ने जो है वो जो दरख्वास्त है वो एक तरीके से उन्होंने कहा कि जी पिटीशन उनके इल्म में लाए बगैर दायर की गई थी, तो जो दरख्वास्त से ज़मानत है वो तो उन्होंने ले ली वहाँ पे वापस। अच्छा जी, फिर उसके बाद कल मैं आपको बता के गया था कि अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने बताया था कि दोपहर तक वो पेश हो जाएंगे। फिर उसके बाद दोपहर में बताया गया कि वो शाम तक पेश होंगे। फिर उसके बाद शाम में जब वो निकले तो आवाम का जम्बे गफीर था। जाहिर है कि सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे जी कि चलो चलो लाहौर हाई कोर्ट चलो, चलो चलो लाहौर हाई कोर्ट चलो, तो एक बड़ी सोशल मीडिया कैंपेन थी हाई कोर्ट जाने के हवाले से भी। तो 5 बजे की जो डेडलाइन थी वो उस पर ना पहुंच सके, और इस पर आप ये देख लें कि बाद में जब वो पहुंचे तो फिर उसके अंदर जज साहिबान के रिमार्क्स भी सामने हुए कि हम सराहते हैं इस बात को। पहुंचे तो फिर वो काफी देर गाड़ी में बैठे क्योंकि वो मुशावरत का वेट करते रहे उनकी वकला की जानिब से, वो काफी देर तो गाड़ी में बैठे नहीं, उसकी एक वजह ये भी थी ना कि बाहर रश इतना था, तो वो खान साहब निकलते तो कहीं झटका लग जाता, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी, कारकुनों को ये भी देखना चाहिए। खैर उस पर जज साहिबान ने इस अमर को सराहा भी
कि जाहिर है कि खान साहब वहाँ पर अदालत में पहुँच चुके हैं, तो हम इस बात को सराहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हिफाजती ज़मानत मंजूर भी कर ली गई। अच्छा, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान से कहता हूँ कि तौबा करो, मान लो कि गैर जमहूरी थे। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल का कहना था कि पाकिस्तान का आधा दौर फ़ौज की हुक्मरानी का रहा, अब भी मामला किसी भी तरफ जा सकता है। और मीनवेल कल नेशनल असेंबली में ज़िमनी मालियाती बिल 2023 जो है वो कसरत राय से मंजूर हो गया, गो के जो है वो कोरम वो कंप्लीट नहीं था। राजा रियाज साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और अपोजिशन के 2 अरकान मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली और सायरा बानो जो थी वो उस टाइम पर वहाँ पर मौजूद थी। यानी कि असल खबर कल की यही है कि 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस अवाम पर लग गए और लो जी लग गए। तो अब जनाब क्या होगा इस पर और क्या सूरत हाल रहेगी, तमाम तर मामला पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद हैं चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। खान साहब को बिलाखिर एक हिफाजती ज़मानत मिल गई है हाई कोर्ट की जानिब से, और बड़ा उससे पहले उनके पहुंचने से पहले खासा शुगल मेला लगा रहा, कारकुनान बड़े पुरजोश थे। जी, बहुत बड़ा इज्तिमा लाहौर की माल रोड पर लोगों ने देखा और हाई कोर्ट में, और यानी उन्होंने दोबारा अपना अवामी इज्तिमा और जलसे जुलूस रैलियों का जो मौसम था वापस आ गया। हाँ जी। और इतनी बड़ी तादाद जो है देख के और इतना जोश और जज्बा देख के लोग जो है अपने बेगाने सब दंग रह गए। मैं तो समझा चौधरी साहब पेट्रोल 100 रुपये हो गया है, किसी को साड़न की फिक्र ही नहीं। हाँ, मतलब ये लोग तब निकल आते तो वैसे कितना बेहतर हो जाता। लेकिन मेरे ख्याल से चौधरी साहब यहाँ पे कारकुनों को भी यहाँ देखने की जरूरत थी, क्योंकि उनकी तरफ से भी उनके डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि खुदा ना खासा सिर्फ एक झक आ जाए, एक झटका आ जाए ना, तो फिर उनके लिए दोबारा खड़े होने में फिर कई महीने दरकार होंगे। तो ये उनके कारकुनों को भी देखना चाहिए कि इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो दूसरा जो स्पेसिफिकली जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में जो इनकी पिटीशन लगी हुई थी, वो वापस लेना कितनी अक्लमंदी की बात थी? क्योंकि उसमें तो देखें, वो तो अगर वो पिटीशन वापस ना लेते, और उसमें तो क्योंकि जो मुतनाज़े सिग्नेचर से जो कि आपस में नहीं रल रहे थे, तो वो तो बड़ा मसला हो सकता था इनके लिए। वो रल रहा है, ये तो हम यूज करते हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं? मैच नहीं कर रहे थे, मिल नहीं रहे थे, मैच नहीं हो रहे थे। और खान साहब कह रहे मेरे इल्म में नहीं थी वो। और तो हो जाता है, कई दफा वकीलों की भी अपने ऊपर जोश होते हैं हरकतें, तो वो ये रेट उनको ये अपना बेल चाहिए नहीं, कि वहाँ से इनको दी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। लेकिन चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि खान साहब को जो पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुस्सा हम समहाउ देख रहे थे अदालत से कहा कि जी अदालत रात 12 बजे खुली, ये खुली, तो कल रात जितनी देर अदालत खुल रही तो उनका थोड़ा बहुत नाराजगी तो कम हुई होगी? ये उससे मिलता जुलता केस नहीं है, वो मामूली रूटीन। उस वक्त भी सिर्फ अदालत की बत्ती ऑन हुई थी और कुछ भी नहीं हुआ था वैसे। नहीं ऐसा नहीं था, तो प्रिजनर वैन्स भी गई थी, वो तो एक डिफरेंट, वो डैड इज समथिंग है, प्रिजनर वैन्स इज समथिंग एल्स, और बत्ती ऑन होने ये तो ऐसी रूटीन मैटर है। हाँ। ये जो था ना कि भाई वो बंदा कहता है जी मुझे, मैं वहाँ अदालत में पेश होना, मुझे आप हिफाजती जमानत दे दें, तो वो कहते हाँ वहाँ आप जाके सरेंडर कर दें, इतना काम। अच्छा, हो सकता है ये भी है कि नाराजगी सिर्फ लाहौर की हद तक दूर हुई हो। लेकिन बहरहाल आप जरा ये बताएं कि जिस तरीके से सियासी लिहाज से इस पर पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है अपोजिशन की जानिब से, उस पर आप क्या कमेंट? अपोजिशन या अल्लाह खैर, हुकूमत की जानिब से मुंह से अभी भी अपोजिशन ही निकलता है चौधरी साहब। नहीं, अभी वो आपने वज़ीर ख़ारजा साहब का चलाया बयान। हाँ, तो भाई इमरान खान साहब हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो कहते हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करो। लेकिन किससे बात करने को सवाल क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है कि किससे, क्योंकि वो तो इनसे बात करने के रेडी नहीं है, जहाँ वो बुलाते भी हैं। वो तो हमने स्पेसिफिकली देखा जब दहशतगर्दी की दोबारा से कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, जब उन्होंने वहाँ पे भी बुलाया, उनके एपेक्स कमेटी में बुलाया, वो तो आप ही खुद ही भाग गए हैं। अच्छा, आप भाग गए? वो कैंसिल करके तो पता नहीं कैंसिल कर चले गए। लेकिन उसके बाद जो दूसरी नेशनल असेंबली भी हुई थी, जो तमाम जमातों के जो नेशनल असेंबली से उनको निकाल दिया ना, आप भी एक तरफा ना ट्रैफिक चलाएं। वो मतलब है कि ऑपोजिशन को उन्होंने संजीदगी से बुलाया ही नहीं था। उन्होंने फिर नुमाइंदे मुकर्रर भी कर दिए थे कि अगर जाना है तो इस पार्लियामेंट में इजलास होगा तो हम जाएंगे। असद उमर और शाह फिर वो इस्तीफे भी मंजूर नहीं हुए थे ना, फिर वो अदालती फैसला भी आ गया था। तो अब उनका इरादा क्या है उस मामले पे? वो तो जाके वहाँ मतलब है ये जैसे राजा रियाज जैसा अपोजिशन आपने बनाया, वो कल इतनी बड़ा बोझ पर डाल दिया लोगों पर, और वो गायब हो गया। जी बिल्कुल।
चौधरी साहब, हर चीज महंगी हो जाती है। अब तो 1000 रुपए का नोट का पता भी नहीं चलता कहाँ गया। अब तो 5000 रुपए का नोट ऐसा लगता है 1000 रुपए जैसा है। हाँ। जी, कीमत बहुत कम की आती है और उसके नजदीक महंगाई इतनी ज्यादा है कि उससे बहुत कम सौदा सलफ आता है। बिल्कुल, ये हो गया। अच्छा चौधरी साहब, क्या आप आने वाले दिनों में स्पेसिफिकली आप 9 अप्रैल को इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में? अब सदर साहब ने तो डेट्स दे दी है और इसके बाद अभी रिंगा मुश्ती और खैंचातानी होगी अदालतों में। ये किसी ने कबूल नहीं करना है। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। तो चौधरी साहब, आपको लगता है कि सदर साहब ने आईनी एतबार से अपना सही फैसला किया, सही रास्ता इख्तियार किया? उन इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स है 57(1) और 2, जी जी, उसमें सदर के पास इख्तियार है। लेकिन वहाँ पर असेंबली लिखा हुआ है, असेंबलीज नहीं लिखा हुआ सर। सही है, मतलब है वो कौन सी असेंबली लिखी? नेशनल असेंबली सर। लेकिन अब उनके पास कोई तो जवाब होगा। सदर साहब ऐसे थोड़े ये जाहिर यानी बगैर किसी इख्तियार के। लेकिन एक और है कि उनको अपना इख्तियार इस्तेमाल करना होता है हुकूमत के मशवरे पर। हाँ, वजीर आजम की एडवाइस पर। जी, अब ये देखिए कि इसे, लेकिन सदर साहब ने अब अमूमी तौर पर एक मुनासिब फैसला किया है। सर हो सकता है दिलों के वजीर आजम की एडवाइस पे किया हो। हाँ, ये तो है। लेकिन तो जिनको इख्तियार था गवर्नरों को कभी साथ ही असेंबली तोड़नी थी, साथ ही डेट का अनाउंस करना था। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और तजिया उन्होंने अपना पेश किया। तो बहरहाल एक ब्रेक की जाने चले। बिल्कुल जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सखर से आपको खबर दें कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के फ्लैट्स के मामले पर सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच का सेक्रेटरी लेबर को शो कॉज नोटिस। आइंदा समात पर अदम हाजिरी की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। सलीम सहतो मजीद तफसीलात देंगे। बताइएगा सलीम, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में पाकिस्तान फेडरल यूनियन एजेंट्स के सेक्रेटरी फाइनेंस लाला असद पठान की जानिब से वर्कर वेलफेयर बोर्ड के फ्लैट्स सहाफ़ियों को देने की दायर दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के डबल बेंच जस्टिस सलाउद्दीन पंवर और जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। इस मौके पर सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड के पेश ना होने पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर यह कहा कि जो चेयरमैन है वो पेश हो, लेकिन सरकारी वकील की जानिब से फिर अदालत से माफ़ी मांगी गई, जिस पर अदालत ने चेयरमैन को ना बुलाने का हुक्म किया और कहा कि आइंदा समाअत पर मुकम्मल तफसीलात जो है वो पेश की जाए कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड को कितने फंड जारी होते हैं और फंड कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, कितने जो है वो जो वर्कर हैं वो रजिस्टर्ड किए गए हैं, कितने वर्कर्स को जो है वो सहूलियात दी जा रही हैं, सेहत और तालीम की सहूलियात कितने वर्कर्स को फराहम की जा रही हैं। लेकिन जो लेबर डिपार्टमेंट के अफसरान थे वो मुकम्मल तौर पर अदालत को तफसीलात ना बता सके, जिसके पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। अदालत का कहना था कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड को अरबों रुपए फराहम किए जाते हैं वर्कर्स को सहूलियात देने के लिए, लेकिन वो फंड करप्शन की नज़र हो जाते हैं। और वहाँ पर जो वकील थे पटिशनर के एडवोकेट शबीर शेर, उन्होंने कहा कि सिंध भर में 6000 के करीब फ्लैट्स बनाए गए, लेकिन वो फ्लैट्स जो है वो वर्कर्स को नहीं दी जा रही। मुख्तलिफ लोग जो है उन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, आम लोगों को फ्लैट दिए गए हैं, लेकिन वो वर्कर्स को फ्लैट फराहम नहीं किए जा रहे, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड को बुलाते हुए कहा कि वो मुकम्मल तौर पर ब्रेकअप पेश करेंगे वो फ्लैट किन लोगों को दिए गए और फंड कहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सलीम सहतो। जी, और अब हम बात करते हैं पेशावर शहर की, जो कि कदीम तहजीबों का मस्कन है और जहाँ पर बड़े बड़े जंगजुओं का एक वक्त में पड़ाव रहा करता था, जिसकी वजह से शहर के फसील और जो है ना मुतसिल दरवाजे जो थे ना वो बड़ी शहर की शान समझे जाते थे। शाजिया निसार रिपोर्ट कर रही हैं। हमारी हेरिटेज किस कदर खूबसूरत है, इनरिच है, कल्चर कितना डाइवर्सिफाइड है और हमें इनको महफूज रखने की ज़रूरत है। ये That is the least we can do. The other day I was talking to somebody who जो इनका एडिनबरा से ताल्लुक था, वो मुझे बता रहे थे कि एडिनबरा की कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है। तो मैंने कहा इतनी पुरानी सिविलाइजेशन तुम्हारे तो चिन्योट की भी है जी, लेकिन क्या हमने उस पर इतना काम किया? हड़प्पा की है, कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है। तो सिर्फ बात है जनाब
कि हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को होना चाहिए एक्टिव, या अगर है तो मेरे ख्याल से बढ़ा देना चाहिए ताकि उस पर काम करे। फंड्स देने चाहिए जी, फंड्स दे, टूरिज्म बढ़ेगी हमारी भी भाई, लोग आएंगे देखने के लिए। टर्की ने बड़ा काम किया है इस पे। प्लीज छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। और 9 से 10 बजे का टाइम गुजर चुका है और आई एम श्योर कि आपको वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ होगा, थैंक्स टू मी एंड पार्शली मदीहा। और बस ये है कि उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इसके अलावा भी अच्छा जी, आज के शो में जहाँ पर हम बाकी तमाम तर मामलात पर बात करेंगे, PSL के हवाले से भी खबरें शामिल करेंगे। और फाइनली मदीहा मौजूद नहीं थी, लेकिन उस दौरान हमने कराची किंग्स ने एक मैच जीता। हजरात, क्योंकि मैं मौजूद नहीं थी, लुडिया मिस हो गई थी। लुडी हे जमालो पाओ, लुडी हे जमालो, ठीक है। अल्लाह भी हमारी लुडियाँ सलामत रख, आमीन सुम आमीन। हाँ। अच्छा जी, इससे हटके आज हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, गाइड करेंगे मदीहा। अक्सर और बेशतर हमें देखने को ये मिलता है कि हम किसी रेस्टोरेंट में गए, हम ख़वातीन किसी पार्लर में गई या किसी भी जगह जाके आप लोगों ने कोई सर्विसेज हासिल की, रेस्टोरेंट में खाना खाया, एंड में आपको मिलती है एक रसीद के इस पे ऊपर इतना % GST। अच्छा, मुल्क के बाकी इलाकों में जैसे पंजाब में पंजाब रेवेन्यू बोर्ड कलेक्शन करता है, सर्विसेज पे जो टैक्स है वो कलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर सिंध में SST कलेक्ट किया जाता है, सिंध सेल्स टैक्स। अब उसकी परसेंटेज 13% होती है, 14% होती है, लेकिन वो GST के मद में किया जाता है और कच्ची रसीद बना के दी जाती है। और अक्सर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में हमने ये देखा है कि वहाँ पर तो कैश ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, यानी कि वो आपसे कार्ड पे एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि उस तरीके से वो एक डॉक्यूमेंटेड सारा कुछ होता है। नंबर जो FIR उनको होता है टैक्सेशन का, उसमें वो भी नंबर उनका नहीं होता अक्सर। जी, एक तो NTN नंबर होता है, NTN होता है, नेशनल टैक्स नंबर, वो उनका नहीं, बिल्कुल हाँ, और दूसरा सेल्स टैक्स नंबर भी होता है। तो उस हवाले से भी आज के हम शो में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि वो किस मद में वसूल किया जाता है, वो एग्जैक्टली होता क्या है, कितना % वो होता है, और ये जो हमारे पैसे कटते हैं ये किधर जाते हैं, इधर जाते हैं या सरकारी खजाने में जाते हैं, आपको बताएंगे। टॉप स्टोरीज पहले। ज़लज़ले से मुतासरा तुर्किया में पाक आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन, 145 घंटे से मलबे तले दबे तुर्क नौजवान को जिंदा निकाल लिया। बारान ने पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। PSL 8 के सनसनीखेज मुकाबले जारी, पेशावर ज़ल्मी ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 4 विकेटों से मात दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने 155 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। मौसम का मिजाज कहीं ठंडा कहीं गर्म, इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ तेज बारिश, ओले भी पड़े। दारुल हुकूमत का मौसम खुशगवार हो गया। GST के मद में आवाम की जेब से जो रकम ली जाती है आखिर कहां जाती है, किस काम आती है, प्रोग्राम में आज ये बताएंगे और ये पहेली सुलझाएंगे। ऑल राइट जी, तो अब हम तस्करा करने जा रहे हैं तुर्की में जो तबाहकुन ज़लज़ला आया था, जो 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला था। उसने न सिर्फ ये कि तुर्किया बल्कि अतराफ़ के कई ममालिक को हिला कर रख दिया था। रेस्क्यू वर्क में ज़ाहिर है कि वहाँ की टीमों ने भी हिस्सा लिया और पाकिस्तान की जानिब से भी एक टीम भेजी गई पाक फ़ौज की क़यादत में, जिसने वहाँ पर जाकर बड़ा ज़बरदस्त एक रेस्क्यू वर्क किया। और ना सिर्फ ये कि अपने भाइयों को वहाँ से रेस्क्यू किया, बल्कि कई दिन के बाद हमें ये खबरें मिली कि लोगों को ज़िंदा निकाला गया। और ये पाक फ़ौज की तरबियत का और रेस्क्यू वर्क में उनकी महारत का मुंह बोलता सबूत है। बिल्कुल जी, उनका खासा भी है। और उन्होंने वहाँ पर तकरीबन 145 घंटे यानी कि 6 दिन मलबे के नीचे फंसे हुए लड़के को जिंदा बाहिफाजत बचा लिया। उसका नाम बारान था। उसने पाक फौज का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। क्या कहना था आपको सलमान? क्या कि जो अवाम है उनको याद रखें, बल्कि सीरिया में भी देखें कि जो इतने बड़े लेवल पे तबाही हुई है उनका भी जो है वो आप साथ जरूर दें, क्योंकि वहाँ पर तो एयर स्पेस भी बंद था जी, वहाँ पर कोई परवाजें ही लैंड नहीं कर रही। तो आप सोचें कि वहाँ पर जो डेविस्टेशन होगी उसका क्या लेवल होगा कि किसी को इल्म भी नहीं होगा कि वहाँ पर हो क्या रहा है। मतलब इससे पहले अर्थक्वेक से पहले तो उन्होंने वैसे भी जो जंगें वहाँ पे देखी हुई हैं, वो जो वहाँ पे हालात जो रह चुके हुए हैं वो कितने बुरे हैं। तो लोग आप ज़रा उनको भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप
तुर्किया के लोगों के लिए कुछ करें तो अपने सीरियन मुसलमान बहन भाइयों को भी ज़रूर याद रखेगा। पेशावर ज़ल्मे और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान बड़ा जोर का जोड़ पड़ा और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने वाहिद मैच जो जीता था वो जीता था कराची के अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद अभी उनको शिकस्त हो रही है। चले और जो मेरा जज्बा एकदम ठंडा पड़ गया। और जो अब आप देखें, मैंने जो लुडियां डाली है तो मैंने लुडियां डाली तो मुझे लाहौरी भी मेरे से नाराज हो रहे थे कि भाई तुम लाहौर की हो, तुम कराची की, व्हाट इज रॉन्ग विद यू मदिया नकवी। तो वो कराची किंग्स का जो मैच है वो लाहौर करने से आता और इसी का सबको इंतजार था। ये मेरी बात सुनिए, पता है क्या एक और चीज पे मैं हैरान हूँ, वो ये है कि आपका सिर्फ बूथा नजर आ रहा है, आप मर्ज हो गई हैं। मर्ज आप बिकम अ पार्ट ऑफ द न्यूज़ से। अच्छा खैर जी, तो बात ये कि जो पाकिस्तान के जो कराची किंग्स और लाहौर कैमरस का मैच हुआ था, तो ये एक ऐसा मैच था कि वे लोगों ने कहा चलो ठीक है, बाकी आपको हम सब में भूल माफ कर देंगे कराची वालों, पर आपने लाहौर से मैच जीता। ये बिल्कुल वैसी वाली एक्साइटमेंट होती है। मैंने देखा है कि जी जैसे वो। अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है ना, उसकी वजह ये है कि मतलब एक वैसे इन शहरों में राइवलरी आपको पता है बिरयानी के हवाले से कितनी, वो खानों के हवाले से, फिर वो मोइन अली ने जो आके एक जंग छेड़ी थी जी, याद है आपको, खानों के हवाले से। और मैं आपको बताऊंगी इनको कौन सी रेस्टोरेंट लेके गए। ठीक है, तो फिर ये है कि इस वजह से वो एक जंग चलती रहती है। फिर जो फास्ट बॉलिंग अटैक है उनका मुल्तान और लाहौर वालों का, उसके साथ भी यहाँ कराची के बॉलर्स की, लेकिन अब राइवलरीज मजीद बढ़ती जा रही हैं। जैसे अब बाबर आजम जब से गए हैं पेशावर, तो वहाँ से उनके साथ भी चलती रहती है। ठीक है, तो वो आपको याद होगा वो मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू जी, तो उसके बाद ये अलग बात है कि मैच में फेंकी वो उन्होंने 13 फरवरी को दिया था, लेकिन हाँ मैच में भी अच्छी फेंकी पड़ेगी। लेकिन अब देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में फिर ये जब चंद सामने आएगा तो एग्जैक्टली होगा क्या। कल का मैच तो आपके सामने था, अब आगे आने वाले मैचेस के वाले से मजीद कर लेते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद आशमी साहब। नुमाइंदा बेहद खुसूसी, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब, एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, आप लोगों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। हाशमी साहब, हम तो ये समझ रहे थे कि ये जो टारगेट दिया है, और शुरू में ज़ाहिर है काफ़ी स्लो थे, पर एंड में हमने ये देखा कि एक अच्छा मुनासिब टोटल तक ले गए, तो शायद डिफेंड करने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि नसीम शाह उनके पास थे, बाकी बॉलिंग अटैक उनका अच्छा था, लेकिन नहीं कर पाए। हाँ, ऐसा विनिंग टोटल था और सरकार बड़ी अच्छी कप्तानी करते हैं। जब 6 आउट हुए थे उस वक्त नवाज का एक ओवर बड़ा क्रूशल हुआ, और चूंकि कल बहुत ज्यादा ड्यू ज्यादा हो रही है शाम के मैचों में कराची में, उसकी वजह से गेंद भारी था और नवाज इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। नवाज ने कल कोई 45 करीब रन दे दिए। वही उनका मेन एक बॉलर है, उसने बाबर आजम को जरूर आउट किया, लेकिन शुरू के ओवरों में 2 ओवर में 29 और 3 ओवर में 37 रन पेशावर ज़ल्मी ने बना लिए थे, वो बड़े क्रूशल हो गए। हसनैन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और दूसरी तरफ हाशिम साहब हम देख रहे थे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स वो रन नहीं बना पा रहे थे, मतलब पता नहीं उनके बैट्समैन इतने क्यों नहीं चल रहे थे। देखिए, T20 क्रिकेट में यही एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप उस दिन अच्छा खेलते हैं तो आप जीतते हैं। यही सारी टीमों के साथ होना, चाहे वो कराची किंग्स हो, मुल्तान हो, लाहौर हो। कोयटा पिछले 3 सीजन से उसकी काफी कारकर्दगी खराब रही है। 5 आए, फिर उसके बाद 6 नंबर पे आए, फिर 5 नंबर पे आए, और इस दफा भी काफी लड़खड़ा रहे हैं। तो उन्हें स्कोर करना पड़ेगा। गो के स्कोर इतना बुरा नहीं था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने, खुसूसन हारिस ने, और ऊपर से तो तेजी से रन बने और नवाज से बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं हुई, वो बड़ा क्रूशियल हो गया। ऑलराइट, तो अभी आगे क्या PSL से आपको एक्सपेक्टेशंस है, और कराची किंग्स के हवाले से जाहिर है कि आप समझते हैं कि अब वो जो एक बुरा फेज था दैट इज ओवर, क्योंकि हम बहुत करीब आकर नहीं जीत पाते थे, लेकिन बिलाखिर हम जीत से हमने शुरुआत कर दी इस सीजन की। वो कॉम्बिनेशन बन गया। हम जैसे उस दिन कह रहे थे कि मैथ्यू वेड ओपन करे तो चलेंगे, वो मिडिल ऑर्डर में आके उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए कि गेंद पुरानी हो जाती है थोड़ी सी। 6-7 ओवर के बाद अगर आप चौथे या 5वें नंबर पे आए तो इतना मुश्किल हो जाता है। वो ओपन करें उन्होंने, और जेम्स रिस से ओपन किया, और फिर कराची की तरफ से इमाद वसीम बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं। 19 गेंदों में उन्होंने 35 रन बनाए, नीचे से बैन कटिंग के 20 रन बन गए, तो एक इतना अच्छा टोटल हो गया था कि उससे फिर डिफेंड किया। फिर इमाद ने, आमिर ने, आकिब जावेद, ये अच्छा तवील खामत से, फिर 2 इंच का कोहाट का फास्ट बॉलर है। ये 1-2 साल तो थोड़ा अनफिट था, वरना से इस साल के कायद आज़म ट्रॉफी में भी सबसे ज्यादा विकेटें बलूचिस्तान के लिए ली थी। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसका एक्शन जो है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है किसी फास्ट बॉलर से, बट आई डोंट रिमेम्बर इट। और आमिर की फिटनेस के हवाले से आप क्या कहेंगे? इज इट गुड? आमिर को ग्रोइंग इंजरी है, तो कल का मैच तो नहीं खेल रहा है, शायद वो मुल्तान भी नहीं गए, कराची में ही है,
रेस्ट करना है, लेकिन मैनेजमेंट पुरुम्मीद है कि इतवार के दिन वो जब मुल्तान सुल्तान से हमारा रिवर्स मैच होगा कराची में दिन 2 बजे इतवार के दिन, तो उस वक्त तक आमिर फिट हो जाएंगे। बड़ा क्रूशल पार्ट प्ले करते हैं। अगर वो विकेटें नहीं लेते तो वो रन रोकते हैं। उनका विकेटें लेना, उनका खेलना कराची की इसके लिए बहुत जरूरी है। सही चले। ठीक है हाशमी साहब, आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का भी मैच होने वाला है, तो कौन सी टीम आपको तगड़ी लग रही है, बताइए मुझे। देखिए, तगड़ी टीम तो जो भी पेपर पे होती है वो अगर उस दिन अच्छा नहीं खेलती तो हार जाती है। मुल्तान सुल्तान के साथ यही हुआ, फिर लाहौर कलंदर्स के साथ हमारे मैच में यही हुआ। तो ये सब चीजें चल रही हैं। आप इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओगे, कराची की जो 15 मैच आखिरी खेले सिर्फ 2 मैच जीती है, दोनों लाहौर से जीती है, जो बड़ी तगड़ी टीम है। मुल्तान सुल्तान 15 मैच के लिए जो 2 मैच जीती है वो लाहौर कलंदर से जीती है। तो इस तरह मतलब ऐसा वो चल रहा है कि प्रॉब्लम ये होता है कि आप उस दिन कराची वाले खुश हो गए, कराची वाले कहते हैं थैंक यू वेरी मच कराची किंग्स, ये लाहौर से मैच जीती है जी, किसी से नहीं, लाहौर हाँ जी बिल्कुल, लाहौर से ट्रैवल चल रही है और वो बहुत सी चीजों में 1-2 चीजों में नहीं है, बिरयानी में भी पान लगाने में। मोइन अली का इसमें बड़ा अहम किरदार है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मोइन अली ने जो एक शोशा छोड़ा, उससे और भी ज्यादा थोड़ी आग लगी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे मौजूद थे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के मैचेस हमें देखने को मिलेंगे HPL PSL में। जी बिल्कुल जी, और ये HPL PSL जिस तरीके से ये चल रहा है, और इससे पहले भी हमने देखा कि जो सीजन 7 था वो भी ऑफ कोर्स HPL के नाम ही था और बड़ी धूम मची हुई जनाब, पूरी सर अंजाम दी है। बल्कि एक तरीके से जिस तरीके से वो स्पॉन्सर किया है PSL 7 को भी हमने देखा, PSL 8 को भी जैसे देखा, तो हमारे मुल्क को तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है ऐसी बड़ी इंटरटेनमेंट की, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इस वक्त बहैसियत एक कौम एक डिप्रेशन की फेज से गुजर, हम यही कहेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास और तो अच्छी खबर कोई है नहीं सिवाय कि हम जो एक अच्छी चीज़ जो हम एक अगले दिन का इंतजार भी करते हैं और हम एक्साइटेड भी होते हैं। एक और चीज़ भी है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे मुल्क में जहाँ पर इतने मसाइल हैं, गुर्बत है, बेरोजगारी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, फिर आप ये देखें कि टैक्सेस हर दिन लग रहे हैं, एक दिन जाए कीमत कुछ और होती है, अगले दिन कुछ और होती है। तो ऐसे में ये एक ताज़ा हवा का झोंका है क्रिकेट, जिससे थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट लोगों को मिल जाती है। और जो साथ में लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया में HPL PSL जो है ना, वो पाकिस्तान के मतलब एक डिफरेंट, एक पॉजिटिव और एक बिल्कुल बड़ी हट की जो इमेज है वो दुनिया के सामने रख भी रहा है। इसी वाले से बात करेंगे HPL के चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर अली हबीब साहब, जो कि बैंक के मार्केटिंग और कॉर्पोरेट अफेयर्स की क़यादत भी कर रहे हैं। और अली साहब ना सिर्फ दूसरे सरकर्दा बैंक्स बल्कि मालियाती सनत का भरपूर तजर्बा भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू बाखबर सवेरा। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो HBL PSL, क्योंकि आप कोई बंदा ये बात ही नहीं करता PSL हो रहा है, सब कहते हैं HBL PSL हो रहा है, HBL PSL, बच्चे को भी पता है कि जी HBL PSL हो रहा है। सर, इसके वाले से बताएं पहले। नहीं, पहले तो मैं शाहिद हाशमी साहब की बात को देखूं। जिस तरीके से वो अभी आप लोग कराची और लाहौर के राइवलरी के बारे में बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में, और एक बहुत मुस्बत राइवलरी थी, यानी कि एक बहुत ही सेहतमंद राइवलरी है। वो भी ये नहीं है कि भाई नाराजगी नहीं है, खुश हैं, पर हमारा मैच टीम भारत वाली नहीं है, हाँ वो नहीं है। लेकिन मुझे पूछे ना, मैं लाहौर की, मेरे हस्बैंड कराची के, तो क्या चल रहा होता है? मैं सोचना भी नहीं चाहूंगा कि आपके घर के हालात में क्या हो रहा है, कौन जीते, आप जानते हैं। तो लेकिन नहीं, मुझे भी यही है। मैं कराची शहर में रहता हूँ, मेरी तालीम लाहौर की है, तो मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं किस टीम को सपोर्ट करूँ, कराची को करूँ कि लाहौर शहर को करूँ। लेकिन आई थिंक ये जो सोचा ना थोड़ी सी देर के लिए, आप जैसे आपने कहा कि हम बहुत मनफी खबरें सुनते हैं, जब टीवी खोलो, अखबार उठाओ तो कुछ ना कुछ, और उसका दुनिया में भी यही चल रहा है, कहीं किसी मुल्क में ज़लज़ला खुदा ना खास्ता आ रहा है, कहीं पे जंग चल रही है। तो ऐसे मौके पे ये क्रिकेट का जो खेल है, ये आपको थोड़ी देर के लिए खुशियाँ और मुस्कुराहटें लाता है। उस 3 या 4 घंटे के लिए आप जो हैं वो खुशियाँ आपको जहन में आती हैं। आप जैसे हम HBL में तो हम ये कहते हैं कि भाई जहाँ फैंस वहाँ स्टेडियम, जहाँ 3-4 लोग जमा हो गए, चाहे वो घर में हो गए, 2 अहबाब जमा हो गए, तो समझिए वहीं स्टेडियम बन गया। तो आई थिंक जहाँ तक और HBL का भी यही जो थिंकिंग है हमारी, जो हमारी सोच है, हमारा इस वक्त ये 8वां साल है PSL के साथ। जिस साल पहले साल से PSL जब से आया है, तो HBL ने उसके साथ अपना साथ जोड़ लिया है। उसकी वजह यही है कि एक ऐसा इदारा HBL, पाकिस्तान HBL को बने हुए 80 साल हो गए और पाकिस्तान में हम 75 साल से हैं, तो समझिए पहले दिन से हम पाकिस्तान के साथ हैं। अगर कोई इदारा पाकिस्तान में 75 साल से काम कर रहा है, 75 साल, यानी कि, और खासतौर पे एक ऐसे दौर में जब कई बैंक अपना काम बंद करके, ब्रांचेस बंद करके, हाँ, और 75 साल का मतलब है उस जमाने में खाते होते होंगे, आज कंप्यूटर,
तो आप फिर एक इदारा नहीं रह जाते, आप उस मुल्क की समाजी और उस मुल्क की माशी जो तारीख है उसका आप एक हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, 23,000 लोग काम करते हैं, तो अब आप यानी कि पूरे, और कराची से लेकर आप गवादर से लेकर गिलगित तक आप मौजूद हैं, तो अब आप उस माशरे का हिस्सा हैं, और जब आप उसका हिस्सा होते हैं तो फिर आपको उस माशरे को कुछ वापस भी करना होता है। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने 7-8 साल का तस्करा किया कि 8 साल अभी आपको जुड़े हुए हो चुके हैं, लेकिन दरमियान में सब कुछ ठीक नहीं था, दरमियान में कोविड-19 आया, और आप अंदाजा करें कि उस वक्त मुझे तो वो नगमा भी याद आता है कि वो आज वेखेगा क्राउड, वो मेरा ग्रूव टीवी थे। जस्ट इमेजिन कि उस वक्त जो वो नगमा इसीलिए बना था कि टीवी पे लोग देखेंगे, स्टेडियम से नहीं जा सकेंगे, फिर 25%। तो ओवरऑल उस चीज़ ने किस तरह से इम्पैक्ट किया? देखिए, कई मरतबा हम लोग अपने आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। हमारा एक तरीका बन गया कि हम पाकिस्तान में अपने आप पे बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन जब आप HBL PSL को देखें और 8 साल से मुसलसल चल रहा है, जिसमें आपने जैसे सही जिक्र किया कि पेंडेमिक भी आ गया, तो वो किस बात की अक्कासी करता है? वो इस बात की अक्कासी करता है कि जब हम पाकिस्तान में, आप में जब एक बार किसी का तहिया कर लें तो फिर हम कर गुजरते हैं, फिर हम उसको फिर रोक नहीं सकता कोई। तो इसके इस तरह मुसलसल मुनक्किद होने में 8 साल से, और 8 साल बड़ा तवील दौरानिया होता है, जैसे पेंडेमिक, कई लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। PCB, उनको दाद देनी चाहिए, फ्रेंचाइजेस उन्हें दाद देनी चाहिए, स्पॉन्सर HBL और दूसरे स्पॉन्सर उनको भी दाद देनी चाहिए, शहरी, ज़िलाई, सूबाई और कौमी इंतज़ामिया को दाद देनी चाहिए कि आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को आप लेकर आते हैं पाकिस्तान, सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी आपने, सिक्योरिटी देते हैं आप, और सबसे बड़ी दाद देनी चाहिए तमाशाइयों को, शायकीन को, कि आपने उसको भरपूर, आपने उसको पजीराई उसकी की। आप स्टेडियम में जाइए, भरा हुआ होता है, लोग खुश हो रहे होते हैं। तो आई थिंक ये जो जब कभी कभी अपने आप हम तनकीद तो करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी HBL PSL को इस बात की दाद देनी चाहिए कि ये पाकिस्तानियों को अपने आप को दाद देनी चाहिए। बिल्कुल एक पूरा फेस्टिविटी है, मतलब जब तक ये चलता है और हमारे वी हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। अच्छा, मुझे बताएं, दिस टाइम आपने तो उसको स्टार्ट ही मुल्तान से किया, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। मुल्तान हमारे जनूबी पंजाब का एक मरकज़ी शहर है, करोड़ों लोग उस इलाके में रहते हैं, और जब आप HBL PSL को किसी जगह पर लेकर जाते हैं तो खाली मैच नहीं जाता, मैच से जुड़ी हुई सारी की सारी पूरी एफिलिएशन जाती है, उस इलाके की मईशत पे भी असर पड़ता है, लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्लेयर्स आते हैं। यानी कि आप यूँ समझिए कि जिस दिन भाई स्टेडियम में कितने लोग बैठते होंगे, 20,000, 25,000, 25 से 30,000 लोग बैठते हैं। मुल्तान का स्टेडियम बाय द वे पाकिस्तान का, मेरा अपने ख्याल में, ये मेरा ज़ाती वो है ख्याल है, लोग मुझसे शायद ना करें, मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा स्टेडियम पाकिस्तान में मुल्तान का है। हाँ, और दूसरा बड़ा स्टेडियम है कराची का, सबसे बड़ा है, फिर मुल्तान का है। तो जब आप मुल्तान आप पहुँचे तो अब उसमें हुआ क्या, तो कहने का मकसद ये है कि ये टेलीविज़न टूर्नामेंट है। ये स्टेडियम में तो 25,000 बैठे हैं, देखने वाले करोड़ों हैं। टेलीविजन तो मुल्क के अंदर भी, मुल्क से बाहर, इंडिया से लास्ट टाइम कितनी टीवी स्पेक्टेकल है। तो उस दिन, जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी हुई है, पूरे पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया की निगाहें मुल्तान पे मरकूज थी। मुल्तान उस दिन उस वक्त के लिए दुनिया के नक्शे पे आ गया कि ना लेट्स टेक यू बैक टू मुल्तान। हमें ये जब दुनिया में कहीं आइए आपको मुल्तान ले चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है कि एक इवेंट है और इतने बड़े मैग्नीट्यूड का हो रहा है और वहाँ पर लोग बड़ी तादाद में जाते भी हैं, लेकिन ये जो नाम है बेसिकली HBL PSL, ये कैसे हुआ? देखिए, वो तो जब हमारी इश्तराक हमारा हुआ और PSL के साथ जब हमने सोचा, उस वक्त कई लोगों का ख्याल था कि पता नहीं ये टूर्नामेंट चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। अच्छा। जब अब चीज़ चली है, अभी भी हम सोचते हैं पाकिस्तान अब कल तो दिया है, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमारी आदत पड़ गई है। उस वक्त PCB के साथ HBL आगे कदम बढ़ा, हमने कहा नहीं, हम आपके साथ हैं। कई लोगों ने सोचा कि पता नहीं कई लोगों का ख्याल था नहीं चलेगा ये। हाँ, पाकिस्तान में चीज़ नहीं चल सकती। आप लोगों का मालियाती इदारा है, आप कहाँ खेल में, मतलब वो खातों से जैसे 80 साल से फिर क्रिकेट की तरफ कैसे? यही सोच, ये आपने सवाल आपका इसलिए अच्छा है कि इसका मुझे जवाब देने में फ़ायदा आता है कि हम मालियाती इदारा तो हैं, वो हमारा रोज़मर्रा का काम है, नहीं कि हम, ठीक है, जैसे आपका काम, आप टेलीविज़न एंकर हैं, लेकिन उसके अलावा आपका एक फ़र्ज़ है एज ए शहरी, एज ए इदारा, एज ए माशरे का हिस्सा है। हमारा एक कहना ये, HBL का कहना ये कि वी हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी एंड द कंट्री वी ऑपरेट इन। जिस मुल्क में और जिस माशरे में हम काम करते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको कुछ वापस लौटाएं।
HBL PSL के साथ हमारा इश्तिराक जो है ये हमारी उस सोच की ज़ामिन है कि हम माशरे को कुछ चीज़ वापस लौटा रहे हैं, अब पाकिस्तान कुछ वापस लौटा रहे हैं। आज 8 साल के बाद शाहिद हाशमी साहब और आप बैठ के बहुत दिलचस्प तरीके से कराची और लाहौर के इस मैच की बात कर रहे हैं। मदिया बीबी परेशानी का जिक्र कर रही है जो उनके घर में है कि इनके जो हस्बैंड है वो लाहौर से हैं, ये कराची से हैं, मैं लाहौर से, वो कराची से हैं। 8 साल पहले इस किस्म की बातें नहीं हो सकती थी। और एक और चीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है, हम आपको पता है इंटरनेशनल मैचेस जब हो रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को कह रहे होते हैं कि वहाँ पर मैचेस देखने के लिए लोग जाएं। PSL में कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। तो ये उसके अंदर क्योंकि मुख्तलिफ फ्लेवर उनको डिफरेंट प्लेयर्स के देखने को मिलते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो उनके इससे पहले उन्होंने हाइपोथेटिकल मैचअप्स अपने दिमाग में उन्होंने सोचे होते हैं कि यार वो बॉलर उस प्लेयर के सामने आए, मोहम्मद आमिर जब बाबर आजम को बॉल कर रहा है। और आप ये सोचें ना, देखें आप एक हमारी याददाश्त अल्लाह के कम होती है। आज से कई साल 10-12 साल पहले की बात है, लाहौर शहर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ श्रीलंका की टीम के साथ, और अरसे दराज के लिए पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट वापस चली। आज वही पाकिस्तान है और इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम और न्यूजीलैंड की टीम जो है पाकिस्तान खेलने आ रही है। इंग्लैंड की टीम उसके साथ उसकी 12वीं आर्मी आ रही है, जो उनके फैंस हैं मुल्तान में बैठ के, वो स्टेडियम में बैठ के हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ये चीज़ आज से 10 साल पहले आप तस्वुर नहीं कर सकते थे, और अल्लाह इसको कायम व दायम और ये मेरा ख्याल, और इसमें तमाम लोगों का, जो मैं कहता हूँ इंतज़ामिया है, PCB है, फ्रेंचाइजिंग, HBL का बहुत हाथ है। और उसकी वजह ये मैं समझता हूँ कि जब ये HBL PSL शुरू हुआ, इसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आने लगे। जब वो आए और जब वापस जाते थे खेल कर, तो अपने बोर्ड से कह दोगे हम तो गए थे पाकिस्तान, वहाँ तो सब कुछ ठीक लग रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन। तो उसने मेरा अपने ख्याल में HBL PSL ने पाकिस्तान के इमेज की बेहतरी में बहुत नुमाया किरदार अदा किया। ये इंटरनेशनल प्लेयर जब वापस जाते थे तो ये अपने मुल्क में जाके कहते थे कि पाकिस्तान इज ओपन फॉर बिजनेस, यहाँ तो सब चल रहा है, लोग भी, सिस्टम भी है, सड़कें भी हैं, होटल भी हैं, सब सकाफत से भी शनासी उनको। और लोग जी सब वक्त मुख्तसर है, तो बस आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ट्रिकी वाकई है, एक तो आपसे मैसेज आना चाहेंगे कि इस HBL में इस सीजन में आपका क्या मैसेज है, और ट्रिकी क्वेश्चन ये है कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे ये सवाल जो आखिर में था ना, ये सही नहीं था। मेरी आपकी से बात हुई थी कि ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपने, चले खैर, मैं यहाँ पे देखिए अपने इदारे की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं HBL की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और HBL का मानना ये है कि जीत चाहे किसी भी टीम की हो, असल जीत पाकिस्तान की होगी। और जब HBL PSL इख्तिताम पे पहुँच जाएगा तो मैं और मेरा इदारा मिलकर यही कहेंगे, एक बार फिर पाकिस्तान जीत गया। ये मेरा हमारी ब्यूटीफुल मैसेज, क्योंकि कुछ भी हो, जितने भी मैचेस हो, जीत तो एंड में पाकिस्तान की होती है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ अली हबीब साहब यहाँ पे मौजूद थे। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, हमारे यहाँ हर चीज़ का सोल्यूशन एक चीज़ समझी जाती है, वो ये है कि आवाम पर मज़ीद और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाओ। यानी कि जो तबकात जो कि टैक्सेस दे रहे हैं उनको मज़ीद टैक्स के बोझ तले ला दो। और दूसरा ये है कि जो दूसरे लोग हैं, यानी कि बजाय इसके कि टैक्स नेट बढ़ाने की जो बातें होती थी उस पर अमल नहीं होता। अब जो टैक्स लोग ऑलरेडी देते हैं उसके अंदर भी होता ये है कि वो टैक्स ब्लीड कर रहा होता है, यानी कि वो पैसे हुकूमत के ख़जाने में जाने के बजाय वो जाते हैं लोगों की जेबों में। ऐसा ही एक टैक्स है जो कि GST है, ये SST है, जो कि सिंध के हवाले से, और पंजाब में पंजाब रेवेन्यू बोर्ड इसको कलेक्ट करता है, मुख्तलिफ सूबे उसको, यानी कि एक होता है सर्विसेज पे टैक्स और एक होता है आपके प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स। तो प्रोडक्ट पे जो टैक्स है वो जाता है FBR को, बिल्कुल जी, और जो सर्विसेज पे वो मुतालिका। अच्छा, बहुत सारे लोग तो देखते भी नहीं ना कि GST होता क्या है, बस ठीक है जी हो गया कि जी GST में इजाफा कर दिया गया, अब 17 से 18% हो गया। तो आज हम जरा आपके लिए एक अच्छा मुफस्सिल हम एक सेगमेंट करने जा रहे हैं। खुर्रम शहजाद माहिर मौशत हमारे साथ मौजूद भी हैं, जरा उनसे हम जान लेते हैं कि भाई ये GST क्या है और ये SST क्या है, ये SST क्या है, और ये जो पैसा वसूल होता है ये कहाँ कहाँ जाता है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। खुर्रम ये बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली ख़वातीन जब जाती हैं, सैलून्स में जाती हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाती हैं, और वो जब GST की मद में, SST की मद में जो वो टैक्स दे दी होती हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो पहली बात, कितना ज़रूरी है हाँ कि पता चले कि ये है क्या और ये कहाँ कहाँ जाता है, ये भी बताइएगा प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो आपने कहा कि जी टैक्सेस होते क्या हैं, पहले तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि दो तरह के जो है सेल्स टैक्स होते हैं।
वैसे जो सेल्स टैक्स होता है वो कंजम्पशन टैक्स होता है, जो आप खर्च करते हैं उसके ऊपर वो टैक्स लगता है। इसके अंदर जो है एक गवर्नमेंट ने इस तरह से कुछ सालों पहले किया, जब से ये 18 अमेंडमेंट हुई और सूबों के पास इख्तियारात गए, तो सूबों के पास टैक्स का हिस्सा भी गया काफी हद तक। मिसाल के तौर पे जो सर्विस होती है और जो गुड्स होती हैं, इन दोनों को आप अगर अलग अलग करें, सर्विस क्या होती है, जैसे हॉस्पिटैलिटी, आप रेस्टोरेंट की बात कर लें, वो आपको सर्विस देते हैं। इसी तरह से एयरलाइंस है वो आपको सर्विस देती है, या इस तरह बहुत सारी और ब्यूटी पार्लर्स हैं या और बहुत सारे कैफेज हैं, ये सब आपको सर्विस देते हैं। ठीक है। इस सर्विस का जो सेल्स टैक्स है वो सूबों के पास आ गया कि सूबे उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है। जबकि कोई चीज आप कंज्यूम करते हैं, कोई साबुन लें आप, कोई और इस तरह की चीज लें, कोई पानी की बोतल लें या और तरह की गुड्स लें, तो वो बेसिकली आता है फेडरल के अंदर, यानी कि वो गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स होता है, वो 17% होता है, जब 18 कर दिया गया है। ठीक है। और जो सूबों के पास है सर्विसेज में, जैसे मैंने कहा रेस्टोरेंट आप जाते हैं तो वो आपको बिल देते हैं, तो उसके ऊपर एक सर्विस टैक्स होता है, वो सूबे के पास आता है। वो हर सूबे में डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर सिंध में 13% है, पंजाब में 15 है। जी 1% वो अब जो है ना ऐड हो जाएगा। अच्छा। तो जनरल सेल्स टैक्स क्योंकि बढ़ गया वो तो हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि सर्विस जो है वो सूबों के पास है और गुड्स जो है वो सेंटर के पास है, यानी कि फेडरल के पास, जिसमें FBR कलेक्ट करता है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ कि टैक्सेस जो है क्यों नहीं कलेक्ट हो रहे, और अगर होते भी है तो आपको कैसे पता नहीं चलता और कैसे पता चलना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो सर्विस लेने वाला है ना, यानी कि अगर हम लोग अगर रेस्टोरेंट जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से हमें सर्विसेज तरह की मिल रही हैं, तो हम भी क्या करते हैं कि हमें भी ये नहीं पता होता कि हमसे टैक्स लिया जा रहा है बट आगे ज्यादातर दिया नहीं जा रहा। मैं सीधा सवाल इसी में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, कि मैं गया वहां पर, उन्होंने मुझे पर्ची एक लाके दे दी, नीचे ऐड करके कि 400 रुपए GST। अच्छा, उनको ये भी एट टाइम्स नहीं पता होता कि SST लिखना है, इस पे GST लिखना है, इस पे लिखना क्या है, तो वहीं से आपको थोड़ा सा पता लग जाता है कि कोई गड़बड़ है, और फिर वो पक्की रसीद भी कोई इसकी होती है। जी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इस बात देखिए होता क्या है, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। आप किसी स्टोर पे जाते हैं, स्टोर से मुराद ये कि आप ग्रोसरी लेने जाते हैं, ठीक है। उस स्टोर पे आपको अब ये लाजिम करार दे दिया गया है कि स्टोर के ऊपर जो आपको आखिर में आप जो ग्रोसरी के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलती है, रसीद जो मिलती है आपको, इसके ऊपर जो है जो सेल्स टैक्स का नंबर है जी वो, अच्छा ये आएगा बाय द वे फेडरल के अंदर। अभी मैं फेडरल और प्रोविंस की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक बात कर रहा हूँ कि आप स्टोर पे गए, आपको उसने ग्रोसरी के एंड में बिल दिया, उस बिल के ऊपर ये लाजिम है कि वो अपना सेल्स टैक्स नंबर डाले। वो कौन डालेगा? ये स्टोर वाला सेल्स टैक्स नंबर डालेगा, बताएगा कि मैं सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हूँ, तभी वो नीचे लिखेगा कि हाँ जी अब मैं 18% या 17% GST भी लगा रहा हूँ आपके ऊपर। तो आप अगर वो देखेंगे, ये सारे हमारे जो नाजरीन हैं, जो भी हमारे यूजर्स हैं, सबको ये लाजिम है कि वो स्टोर पे जब जाते हैं और वो बाय करते हैं, जब एंड में उनको बिल मिलता है तो वो लाजिम चेक करें कि जी आप पे 17-18% अगर GST लगाया जा रहा है और आपसे लिया जा रहा है, तो क्या वो बिल के ऊपर उसने सेल्स टैक्स अपना नंबर, सेल्स टैक्स कलेक्शन का नंबर की बात कर रहा हूँ। अगर आपके कोई एग्जांपल है तो आप प्लीज लगा भी सकते हैं यहाँ पे सर्च करके अपने स्क्रीन पे भी, तो लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ अगर सेल्स टैक्स नंबर लिखा हुआ है तो उसको चेक करने का भी तरीका है कि वहां से आप अगर उसको कॉपी करें और वो कितने डिजिट्स पे मुश्तमिल होगा वैसे सेल्स टैक्स का नंबर खोरा? देखिए कुछ 17-18 नंबर होते हैं, 12-14 नंबर इस तरह से कुछ होते हैं एग्जैक्ट। और वो चेक कहाँ कर सकते हैं आप बता रहे थे? जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस नंबर को उठाएंगे और FBR की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उस नंबर को डालकर कि ये सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड स्टोर है या नहीं है। अगर नहीं है और आपको वो नंबर दिया हुआ है तो वो फेक है और आपसे वो ले रहा है, आप उसको रिपोर्ट करें। अच्छा दूसरा अगर आप ये तो चले आगे, आप प्रोडक्ट पे, सर्विसेज पे, किसी रेस्टोरेंट में आप गए हैं, वहां पर खाना खाया है, उसने बिल दिया है, वो किस तरह से चेक करें? बहुत जबरदस्त आपने दूसरा सवाल किया। आप करना ये होता है कि देखें जी, एक इसमें दो हिस्से हैं। एक तो ये कि सेल्स टैक्स हम दे रहे हैं, आगे नहीं जा रहा। अच्छा। और दूसरी बात ये कि कैश मार्केट भी है। तो पहले पे आता हूँ। पहले आप जाते हैं लेट से रेस्टोरेंट में और वहाँ खाना खाते हैं और आपको वो एक बिल देता है। मिसाल के तौर पर 5,000 रुपए का आपका बिल बन गया, आपने कोई देसी खाना खाया, कढ़ाई शढ़ाई खाई, आपने आपको 5,000 का बिल दे दिया, उसने 10,000 का बिल दे दिया। 10,000 के ऊपर वो 13% जो है उसने अगर लगाया है और उसने कोई नंबर नहीं लिखा, 13% लगता है। क्योंकि मैंने कहा ना सर्विसेज में 13% है, हर प्रोविंस का अलग है। और स्टैंडर्ड GST जो गुड्स पे है वो 18 हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अगर मिसाल के तौर पर 13 या 14 कर दिया है तो आपने देखा कि 13% लगा और कोई उसने सेल्स टैक्स नंबर नहीं डाला हुआ, अपना SST नंबर होगा, सिंध सेल्स टैक्स नंबर। अगर वो SSTN उसने नहीं डाला हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे ले रहा है लेकिन आगे दे ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा। दूसरी बात ये कि अगर उसने मेंशन किया हुआ है
तो फिर भी आप चेक करें कि उस नंबर को उठाएं, आप सिंपल SSTN लिखें, सर्च SSTN नंबर, आप वो जाएंगे, आपको डायरेक्ट वो SSTN यानी कि सिंध सेल्स टैक्स की जो वेबसाइट है SBR की, सिंध रेवेन्यू बोर्ड की, वो वेबसाइट पे आपको दे देगा, डायरेक्ट आप नंबर वहाँ पे। ये तो फौरन फिर वो रेस्टोरेंट है जिनके अंदर हम ये नंबर्स देख लेते हैं, बहुत सारे बड़े रेस्टोरेंट जो हम खाते भी पसंद भी करते हैं, वहाँ पे तो ऐसी आपको स्लिप भी नहीं दी जाती, वहाँ तो कार्ड से भी, क्योंकि ये तब सब चीजें तब होती है जब कार्ड पे सब चीजें हो रही हो, तो आ रहा होता है। मैं आपको बताता हूँ, नहीं रसीद फिर भी देते हैं, वो तो देते हैं। पॉइंट है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि कार्ड के थ्रू होता है। तो मैं तो आपको बताऊं कि कार्ड से तो पे ही नहीं करते। वक्त बड़ा मुख्तसर है खुरम, शदीद माजर, शदीद वक्त मुख्तसर है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ऑलराइट जी, तो अब ज़रा तस्करा कर लेते हैं मुल्तानी सोहन हलवे का, जो कि सौगात माना जाता है, और आप ये अंदाज़ा करें कि उसका एक बड़ा डिफरेंट टेक्सचर और बड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है, जो वैसे हमें कहीं देखने में नहीं मिलता। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उस हलवे को डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। मुझे तो पता चला कराची में आके कि कराची वाले अक्सर उसको हबशी हलवा भी कहते हैं। तो मुल्तान सोहन हलवे की इतनी टाइप से मैं क्या बताऊँ, जुल्फ़िकार अली आपको बता रहे हैं। ऑलराइट जी, रिपोर्ट आपने देख ली। अच्छा, ये डब्बे भी बड़े काम के होते हैं, बड़े सुई धागे हमारे तो घर में पड़े मम्मी रखे होते, लेकिन इस सोहन हलवे को आप शाम में हल्का सा गर्म करके खाएं चाय के साथ या कहवे के साथ, और फिर आप मुझे दुआएं देंगे, बता दीजिएगा मुझे अगर आपने ट्राई किया, क्योंकि हमने ऐसा बड़ा खाया, बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन कैलोरीज, ओ माय गोड़ा पानी, मतलब बहुत बुरी सिचुएशन। मतलब आप खा लिया आपने, उसके बाद फिर डाइट आपकी तबाह होगी। चलो जी, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, जीते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।